चलिए साथियों, आज हम बेसिकली कार्सिनोमा ऑफ स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक को बेसिकली मैंने इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो कैंसर की वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। इसलिए डेथ रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कैंसर की वजह से, क्योंकि जो इसका जो एक तरीके से डायग्नोसिस है वो बिल्कुल लेट स्टेज में होता है। जब कैंसर अपना लास्ट रूप धारण कर लेता है तो उस केस में जो है डायग्नोसिस होता है, तो पेशेंट को बचाना डॉक्टर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इसके बारे में हम चर्चा बिल्कुल डिटेल में करेंगे। और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अगर आप कभी भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए जीआईटी में कहीं उसको प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप इवैल्यूएट करें एंडोस्कोपी के ज़रिए। आपको ऐसा लगता है आप कि पेशेंट में ऐसा तो नहीं कि जो अल्सर है वो कहीं कैंसर तो नहीं है, तो आप बायोप्सी के लिए भी भेज सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाएगा तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। ये जो कैंसर है एक तरीके से पहले के ज़माने में बेसिकली बहुत ही कम सुनने को मिलता था। आज के डेट में एक आम बीमारी हो गई है। जिस तरह शुगर की बीमारी या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी लोगों में पाई जा रही है, ऐसे ही कैंसर जैसी बीमारी लोगों में कॉमन होती चली जा रही है। इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी मैंने इसलिए समझा क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में कैंसर को डायग्नोस कर लिया जाए तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। इसका बेसिकली मेन मुद्दा ये है कि जो कैंसर है वो बनता क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम इन जनरल समझें कि हमारे पूरे बॉडी में डेली नए सेल का फार्मेशन होता है, और जब नए सेल का फार्मेशन होता है तो कभी कभी ख़राब सेल का भी फार्मेशन हो जाता है। नॉर्मल सी बात है कि कभी भी किसी फैक्ट्री में अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का फार्मेशन, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, तो जब कभी किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो कभी कभी ख़राब प्रोडक्ट का भी जो है तरीके से बन जाता है। तो वो ख़राब प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दोबारा कंपनी उसको रिसाइकिल करके और फिर उसको बना देती है। ऐसे ही हमारे बॉडी में एक तरीके से नए सेल का जब फार्मेशन हो रहा होता है तो उस समय ख़राब सेल का भी फार्मेशन हो जाता है, और वो ख़राब सेल एक तरीके से हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ख़राब सेल इस इम्यूनिटी से एस्केप कर जाता है और अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगता है। एक तरीके से ये जो अनकंट्रोल ग्रोथ या प्रोलिफरेशन होता है उस सेल में, ये एक तरीके से मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और आसपास के टिश्यू के ऊपर दबाव बनाता है, और दबाव बनाने की वजह से आसपास के जो टिश्यू हैं या ऑर्गन हैं एक तरीके से उनके फंक्शन को इम्पेयर करता है। या नॉर्मल किसी भी ऑर्गन में अगर मान लो कैंसर हुआ है तो उसका जो उस कैंसर जो ऑर्गन है वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है। इसलिए कैंसर एक तरीके से धीरे दिन ब दिन जो है, ये अगर इसको डायग्नोस ना किया जाए तो लोगों में एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग या पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली अगर हम आज का जो मेरा टॉपिक है वो कार्सिनोमा ऑफ स्टमक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों। और इसको समझाने से पहले ये समझिए कि लोगों में, मैंने अभी आपको बताया कि पहले के लोगों में कैंसर जैसी बीमारी सुनने को नहीं मिलता था। पहले के लोग नेचुरल तरीके से खाना खाते थे, नेचुरल कोई केमिकल्स वाला खाना नहीं खाते थे। आज के डेट में लोग केमिकल वाला ज़्यादा खाना खाते हैं। कोई भी अगर आप ले लीजिए गेहूं है या चावल है, ये बनता ही है जब किसान इसको एक तरीके से पैदा करता है जिस टाइम, तो उस टाइम यूरिया वगैरह डालता है या बहुत सारे जो कीटनाशक दवा हैं। तो एक तरीके से हम आज के डेट में देखा जाए तो हम बच के भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि केमिकल वाला खाना हमारे एक तरीके से बॉडी में जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये केमिकल वाला खाना एक तरीके से ट्रिगर कर रहा है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक मेरा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली जो कार्सिनोमा ऑफ स्टमक है, इसके एटियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर इस कार्सिनोमा ऑफ स्टमक को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाए तो पेशेंट को बचाना तरीके से पेशेंट को बचाना आसान हो जाता है। अगर जितना ही लेट करेंगे उतना ही पेशेंट को एक तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाता है बचाना। तो साथियों आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी में अगर देखा जाए तो बेसिकली कुछ तो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, कुछ तो डाइटरी फैक्टर होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो ऐसे लोग जो उनका ऑक्यूपेशन ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन या पॉल्यूटेड एरिया पे रहते हों, जहाँ पे डस्ट वगैरह ज़्यादा हो, उन लोगों में गैस्ट्रिक कैंसर जो है ट्रिगर कर सकता है। अगर हम डाइट की बात करें अपने खाने में, ऐसे लोग जो लो फाइबर डाइट हो या वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हों या फ्रूट वगैरह नहीं खाते हों, विटामिन सी या विटामिन ई वाला फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हों, या ऐसे फ्रूट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो जैसे कीवी,
तो उसका इस्तेमाल ना करते हों, या ऐसे लोग जो अपने खाने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हों, उनमें ये देखा गया है कि कैंसर ट्रिगर कर सकता है। या ऐसे लोग जो प्रिजर्वेटिव फूड खाते हों, क्योंकि जो कंपनी होती है एक तरीके से खाने को प्रिजर्व रखने के लिए उसमें केमिकल्स वगैरह मिला देती है। नाइट्राइट्स एक ऐसा केमिकल है, एक तरीके से ये कार्सिनोजेनिक केमिकल है। ये नाइट्राइट्स एक तरीके से पैकेट में मिलाया जाता है ताकि जो खाना है वो खाना में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ना ग्रो कर नहीं पाए, लेकिन ये जो नाइट्राइट्स हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इटियोलॉजी समझेंगे तभी हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और कुछ लोग तो बेसिकली देखा गया है कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में भी देखा गया है ना, कि ट्रिगर कर सकता है कैंसर। साथ ही साथ प्री कैंसरस अगर स्टेज देखा जाए, प्री कैंसरस स्टेज का मतलब ये होता है कि पेशेंट में मान लीजिए गैस्ट्राइटिस रही हो या पेप्टिक अल्सर रहा हो गैस्ट्रिक अल्सर रहा हो पेशेंट में, तो कहीं ना कहीं ये अल्सर भी एक तरीके से मलिग्नेंट तरीके से या कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी या हेलिकोबैक्टर पायलोरी वाला इन्फेक्शन रहा हो स्टमक में, तो कभी कभी अगर हेलिकोबैक्टर पायलोरी को पूर्ण रूप से एरेडिकेट ना किया जाए या पेशेंट कंप्लीटली एंटीबायोटिक का डोज ना लिया हो, तो उस केस में भी हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है एक तरीके से कैंसर कॉज करा सकता है। साथ ही साथ कुछ जेनेटिक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि पेशेंट में जो सिम्टम आता है, बेसिकली जब कभी भी ऐसा नहीं है कि सिम्टम आया तो पेशेंट को कैंसर ही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त आपका पेट फूला हुआ लग रहा हो, या इंडाइजेशन जैसा प्रॉब्लम हो, आपको डिस्पेप्सिया हो, डिस्फेजिया हो, या आपकी स्टूल में ब्लड आ रहा हो, ऑकुलेट ब्लड, या हीमेटोचेजिया यानी एक तरीके से पर्पल कलर का जो है एक तरीके से ब्लड आ रहा हो, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यानी अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसा सिम्टम आपको लग रहा है, या कहीं ऊपर से ही लंप वगैरह आपको दिख रहा हो, तो ये अलार्मिंग पॉइंट है। आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए और अपने जो जितनी भी आपको जो दिक्कतें हो रही हैं डॉक्टर को बताइए, ताकि अगर क्योंकि पेशेंट की भी जिम्मेदारी होती है, अगर आप जितना जल्दी आप डॉक्टर को पूरी बातें बताएंगे तो डॉक्टर आपका जो है पूरा इवैल्यूएट करेगा, डायग्नोसिस बनाएगा, साथ ही साथ एंडोस्कोपी भी कराएगा, बायोप्सी भी करेगा, ताकि कहीं ना कहीं आपके में तो ऐसा तो नहीं कैंसर बनना है, तो अगर कैंसर है तो उसको अर्ली स्टेज में उस कैंसर को निकाल कर और पेशेंट को बचाया जा सकता है। जितना ही अगर हम लेट करेंगे, जितना ही आप लेट करेंगे, तो क्या होगा कि डॉक्टर के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट जो डिपेंड करता है कि अगर अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर है, तो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर को तरीके से पेशेंट को अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर है, यानी अभी ये सुपरफिशियल लेयर पे ही कैंसर है, तो उस केस में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के द्वारा जो कैंसरस सेल है उसको मार दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा लीवर या स्टमक का वाल जो है, पूरा का पूरा स्टमक का वाल अगर इन्वॉल्व हो गया है, तो उस केस में पेशेंट का जो पार्ट है, पूरा स्टमक का जो जितना भी पार्ट स्टमक का इन्वॉल्व हुआ है उसको कट किया जाता है। कट करके अफेक्टेड पार्ट को तरीके से जो हेल्दी पार्ट है वो उसको एनास्टोमोसिस के जरिए जोड़ा जाता है। तो अभी हम इसके बारे में एक एक करके बेसिकली सीखेंगे। साथ ही साथ इसका कौन कौन सा एक तरीके से टाइप है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखा गया है कि मेल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो स्टमक का जो कैंसर है वो ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि जो लोग पास्ट में कोई स्टमक का सर्जरी कराए हों, तो स्टमक का सर्जरी कराते टाइम होता क्या है कि पेशेंट में जो HCl का प्रोडक्शन है एक तरीके से, क्योंकि पैलेटल सेल भी कभी कभी डैमेज हो जाता है सर्जरी के दौरान, तो HCl का प्रोडक्शन वो कम हो जाता है। तो HCl का प्रोडक्शन कम होने की वजह से इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम जब भी कभी कोई खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमारे स्टमक में पनप जाते हैं और वो इन्फेक्शन करा देते हैं। इन्फेक्शन से कैंसर का रूप धारण कर लेता है, तो ये भी देखा गया है। बेसिकली आइए एक एक करके देखते हैं। अच्छा, ये एक बात ये भी समझिए कि जो प्रोग्नोसिस होती है स्टमक कैंसर का इतना पुअर होता है कि बेसिकली सिम्टम ही नहीं, कभी कभी सिम्टम भी नहीं आता है, और जिस टाइम सिम्टम आता है उस टाइम ये अपने लेट स्टेज में होता है, लास्ट स्टेज में होता है, इसलिए पेशेंट को मैनेजमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है डॉक्टर के लिए।
आइए देखते हैं बेसिकली कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि द स्टमक इज अ कॉमन साइट फॉर कैंसर, यानी स्टमक एक तरीके से कॉमन साइट है कैंसर के लिए। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक इज अ मेजर कॉज ऑफ कैंसर मोर्टिलिटी वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे दुनिया की बात करें तो कैंसर की वजह से लोग, यानी स्टमक कैंसर की वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं, क्योंकि इट्स प्रोग्नोसिस इज़ पुअर एंड क्योर रेट इज़ ओनली 5 to 10% एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। यानी जिस टाइम इसको एक तरीके से, क्योंकि इसकी प्रोग्नोसिस जो है पुअर होती है और क्योर रेट ओनली 5 से 10% है, यानी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। उसके बाद में लाइन लिखा हुआ कि गैस्ट्रिक कैंसर इज थॉट टू बी एन एनवायरमेंटल डिजीज एंड इज एक्चुअली अ क्योरेबल डिजीज, यानी इफ़ डायग्नोसिस अर्ली एंड ट्रीटेड एडिक्वेटली, यानी पेशेंट को अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लिया जाए तो गैस्ट्रिक कैंसर से पेशेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन इसका डायग्नोसिस अगर अर्ली कर लिया जाए, लेकिन होता क्या कि इसका प्रोग्नोसिस इतना पुअर है, इसलिए पेशेंट में एक तरीके से पेशेंट का जो गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है, क्योंकि प्रोग्नोसिस इसका पुअर है। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि कार्सिनोमा ऑफ डिस्टल स्टमक एंड बॉडी ऑफ स्टमक इज मोस्ट कॉमन इन लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, यानी जो डिस्टल पार्ट होता है स्टमक का या बॉडी, डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक एंड बॉडी ऑफ द स्टमक, यानी जो डिस्टल पार्ट है स्टमक का, यहाँ से समझिए आप फिगर से, ये जो डिस्टल पार्ट है स्टमक का या बॉडी, ये मोस्ट कॉमन साइट होता है इन लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में। बट इन हाईएस्ट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में देखा गया है कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो हाईएस्ट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में मोस्ट कॉमन साइट होता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, ये लाइन कह रहा है। उसके बाद में हम लोग इटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इटियोलॉजी में इन्वायरमेंटल एंड डाइटरी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इन्वायरमेंटल एंड डाइटरी फैक्टर, साथ ही साथ प्री कैंसरस कंडीशन लाइक, प्री कैंसरस कंडीशन में कौन कौन सा हो सकता है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में कौन सा होता है, टाइप ए गैस्ट्राइटिस एंड टाइप बी। टाइप ये जो है ऑटो इम्यून की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें पैरेटल सेल डैमेज होने लगता है। टाइप बी में क्या होता है कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से क्या होता था, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता था। अगर इस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को समय रहते ही ट्रीट ना किया जाए तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्री कैंसरस कंडीशन, यानी प्री कैंसरस कंडीशन कन्वर्ट इनटू कैंसर, यानी टाइप ए और टाइप बी कभी भी कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक पॉलिप्स, यानी कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों में पॉलिप्स के होने की वजह से ये पॉलिप्स एक तरीके से ये एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इस पॉलिप को अगर समय रहते ही ट्रीट ना किया जाए या बड़ा हो जाए तो ये कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। देखा गया है कि 38% जो पॉलिप है वो एक तरीके से कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ओवरऑल की बात करें तो 38%। तो इसके एटियोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन सा हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में रिस्क इंक्रीज विथ अ डाइट लो इन एनिमल फैट एंड प्रोटीन। अगर अपने डाइट में प्रोटीन या एनिमल फैट कम लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम अपने डाइट में प्रोटीन या एनिमल फैट कम लेते हैं तो ये रिस्क बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है इसकी वजह से। साथ ही साथ अपने खाने में अगर हम नाइट्राइट्स वाला फूड ज़्यादा लेते हैं या ऐसे चीज़ हम लोग पी रहे हैं जिसमें नाइट्राइट्स ज़्यादा हो, तो नाइट्राइट एक तरीके से एक ऐसा एजेंट है, केमिकल एजेंट है, ये एक तरीके से कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है। तो नाइट्राइट्स भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ट्रिगर फैक्टर है। साथ ही साथ स्मोक्ड एंड साल्टेड फूड, हम लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, साल्टेड फूड खा रहे हैं, स्प्रिट यानी एल्कोहल, स्मोकिंग कर रहे हैं, ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्क को घटाता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने डाइट में फ्रेश फ्रूट यानी ताज़ा फल खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, साथ ही साथ विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट भी लें। साथ ही साथ एनिमल फैट आर प्रोटेक्टिव एजेंट्स, यानी जो एनिमल फैट या प्रोटीन है एक तरीके से प्रोटेक्टिव एजेंट है। यहाँ पे आप देखिए
एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन इनटेक या डाइट रिच इन फ्रेश फूड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, एनिमल फैट एंड प्रोटीन, विटामिन सी एंड विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, ये एक तरीके से गैस्ट्रिक कैंसर के को एक तरीके से डिक्रीज करता है, गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क को घटाता है। गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क को कौन कौन बढ़ा रहा था? गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क को एक तरीके से लो प्रोटीन डाइट या लो एनिमल फैट या नाइट्राइट्स, ऐसे फूड जो तरीके से प्रिजर्वेटिव हों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पैकेट वाला खाना आप बहुत ज़्यादा खाते हो, क्योंकि कंपनी एक तरीके से क्या करती है, इस खाने को प्रिजर्व रखने के लिए उसमें ऐसा केमिकल्स मिलाती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने ना पाए। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पनपता नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं ये हार्मफुल होता है। अगर हम पैकेट वाला खाना ज़्यादा खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को नुकसान कर सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें एक तरीके से बचाना होगा और पेशेंट को भी समझाना होगा, इसलिए हम स्टडी करते हैं। ये तो था हमारा इन्वायरमेंटल एंड डाइटरी फैक्टर। अब हमारा तो दूसरा है एक तरीके से इटोलॉजी में प्री कैंसरस कंडीशन। प्री कैंसरस कंडीशन में क्या होता है कि बोथ टाइप ए एंड टाइप बी, टाइप ही एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज हम लोगों ने सीखा था गैस्ट्रिक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, और जो टाइप बी होता है यह हम लोगों ने सीखा था कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगर दोनों को ट्रीट ना किया जाए एडिक्वेट अमाउंट में, यानी फॉर एग्जांपल यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है से इन्फेक्शन हुआ था और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हुआ था, अगर पेशेंट एडिक्वेट एंटीबायोटिक ना लिया हो तो उस केस में क्या होता है कि कभी भी ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो प्री कैंसरस कंडीशन में एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस और पॉलिप्स, गैस्ट्रिक पॉलिप्स, ये एक तरीके से पॉलिप है। पॉलिप यानी ये जो एक तरीके से पॉलिप को, यानी जो पॉलिप है हम लोगों ने भी सीखा कि ये गोल गोल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये पॉलिप को अगर ट्रीट ना किया जाए तो 38% जो पॉलिप होता है, अगर पूरे की बात की तो 38% जो पॉलिप है वो कभी भी कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए पॉलिप भी एक तरीके से कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रिस्क ऑफ मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज हाई इन एडेनोमेटस पॉलिप 38% देखा गया है कि 38% पॉलिप कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। साथ ही साथ मोर लाइकली टू डेवलप एडेनोकार्सिनोमा, अगर हम स्टमक में बात करें तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो एडेनोकार्सिनोमा होता है। अब तीसरा आप देखिए पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया के केस में भी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा देखा गया है। पेशेंट विथ पर्नीशियस एनीमिया हैज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ अबाउट 4 to 6 फोल्ड ऑफ डेवलपिंग गैस्ट्रिक कार्सिनोमा व्हेन कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, साथ ही साथ हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया, यानी ऐसे पेशेंट जिसमें जो तरीके से गामा ग्लोबिन एक तरीके से एक एंटीबायोटिक है, इसकी कमी की होने की वजह से पेशेंट में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो ये भी देखा गया है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक अल्सर, ये भी इंसिडेंस को बढ़ा देता है। इंसिडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी इज अबाउट 2%, यानी अगर जो गैस्ट्रिक अल्सर वाले केस में देखा गया है कि इंसिडेंस जो है ये 2% देखा गया है, यानी मैलिग्नेंस में कन्वर्ट हो सकता है। 2% इंसिडेंस इसका देखा गया है। पाइलोरिक इन्फेक्शन आई मेंशन अर्लियर, एच पाइलोरी सीम्स टू बी प्रिंसिपली एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा ऑफ बॉडी, यानी जो एच पाइलोरी वाला जो बैक्टीरिया है एक तरीके से ये किस पार्ट में, स्टमक के किस पार्ट में इन्फेक्शन कराता है, ये मोस्टली डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक में एक तरीके से कैंसर काज कराता है रादर देन प्रॉक्सिमल स्टमक, बिकॉज एच पाइलोरी इज एसोसिएटेड विद गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक एट्रोफी एंड इंटेस्टिनल मेटाप्लेसिया, हेंस एसोसिएशन विथ मैलिग्नेंसी इज नॉट सरप्राइजिंग, यानी कोई ऐसा सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया कैंसर नहीं करा सकता, क्योंकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करा सकता है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेसिया करा सकता है, तो कभी भी ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। आइए हम देखते हैं इसमें जो गैस्ट्रिक कैंसर है, एक तरीके से कार्सिनोमा स्टमक के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हम लोगों ने सीखा, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, एनीमिया, ब्लड ग्रुप ए वाले में ज़्यादा कॉमन देखा गया है, लेकिन ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है उसमें ड्यूडेनल कैंसर देखा गया है, ड्यूडेनल कैंसर, सिगरेट स्मोकिंग, डस्ट इंजेक्शन, एच पाइलोरी बैक्टीरिया,
इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया, इंजेक्शन ऑफ स्पिरिट एंड नाइट्राइट्स। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो तरीके से एक्सीडेंटल स्पिरिट को एक तरीके से इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उस केस में भी बच्चों में गैस्ट्रिक कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कुछ ऐसे जो रिस्क फैक्टर है जो स्टमक के कैंसर को बढ़ावा देते हैं, उसमें अगर देखा जाए न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल की बात करें तो न्यूट्रिशनल में हमने देखा कि न्यूट्रिशनल में लो फैट या प्रोटीन कंजप्शन, यानी ऐसे लोग जो खाने में प्रोटीन ना लेते हों, फैट की कमी हो उनके खाने में एनिमल फैट, साल्टेड मीट या फिश बहुत ज़्यादा लेते हों, हाई नाइट्रेट कंजप्शन यानी ऐसा ड्रिंक पीते हों जिसमें नाइट्रेट केमिकल्स ज़्यादा हो, या ऐसे प्रिजर्वेटिव फूड खाते हो जिसमें नाइट्रेट्स वाला हो, तो ये नाइट्रेट एक तरीके से केमिकल है जो कैंसर को ट्रिगर करता है। ओबेसिटी, मोटापा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में पुअर फूड प्रिपरेशन यानी खाना तरीके से अनहाइजीनिक तरीके से बनाया गया हो, लेक ऑफ रेफ्रिजरेशन, पुअर ड्रिंकिंग वाटर, एग्जांपल कंटामिनेटेड वेल एंड वाटर यानी गंदा कुएं का पानी। सोशल की बात करें तो लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में ज़्यादा ये देखा गया है एक तरीके से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो इटोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि इन्वायरमेंटल एंड डाइटरी फैक्टर, साथ ही साथ प्री कैंसरस कंडीशन लाइक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक पोलिप्स, हाइपोगामाग्लोबिनीमिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया, पाइलोरिक इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक अल्सर, साथ ही साथ जेनेटिक फैमिलियल फैक्टर, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं जो एक तरीके से गैस्ट्रिक कैंसर को ट्रिगर करते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो पैथोलॉजी में हम क्लासिफिकेशन के बेस पे हम देखेंगे। पैथोलॉजी में हम देखने जा रहे हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप इज एडेनोकार्सिनोमा। द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज लॉरेंस क्लासिफिकेशन। लॉरेंस क्लासिफिकेशन क्या कहता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए हम एक एक करके सीखते हैं। बेसिकली लॉरेंस क्लासिफिकेशन के बाद में जो जापानीज़ क्लासिफिकेशन उसको देख लें। जापानीज़ क्लासिफिकेशन ने क्या किया है कि अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर को कई पार्ट में डिवाइड करके बताया है। यानी जो जापानीज़ क्लासिफिकेशन है वो गैस्ट्रिक कैंसर को 3 पार्ट में एक तरीके से कितने पार्ट में, इसका जो बेस है बेसिकली इन्होंने प्रोट्रूजिंग कैंसर बोला, सुपरफिशियल कैंसर या एक्सकेवेटेड। यानी प्रोट्रूजिंग का मतलब यानी ये देखिए प्रोट्रूजिंग यानी जो ये मांस एक तरीके से बाहर की तरफ है, एलिवेटेड है, उभरा हुआ है, इसको प्रोट्रूजिंग कैंसर बोलते हैं। ये सुपरफिशियल कैंसर है, एक तरीके से ये फ्लैट मार्जिन है। ये डीप है, बिल्कुल अंदर चला गया है, तो इसको एक्सकेवेटेड या डीप कैंसर बोला गया है। इस बेस पे कैंसर को एक तरीके से मैनेज भी करना होता है। तो बेसिकली जो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर है यहाँ पे देखिए, जो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर है जापानीज़ जो क्लासिफिकेशन है इसने क्या किया है, इसको एक तरीके से प्रोट्रूजिंग सुपरफिशियल एक्सकेवेटेड यानी डीप कैंसर में कन्वर्ट किया है। तो हम लोगों ने भी अभी सीख रहे थे कि जो प्रोट्रूजिंग वाला होता है यानी जो प्रोट्रूडिंग है ये एक तरीके से आप देखिए ये एलिवेटेड मार्जिन है, ये एक तरीके से कौन सा मार्जिन है, ये एलिवेटेड है, ये सुपरफिशियल वाला कैंसर है, ये डीप वाला कैंसर है। तो ये भी हम लोगों को समझना होगा, इस बेस पे मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में ये क्या कह रहा है। अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर इज डिफाइंड एज कैंसर लिमिटेड टू म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। यानी जो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर होता है उसका जो लिमिटेशन होता है एक तरीके से सब म्यूकोसा तक होता है। और इसमें होता क्या है कि विद या विदाउट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, यानी इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर में। इन जापान अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा आर डायग्नोज एट दिस स्टेज मेकिंग प्रोग्नोसिस बेटर इवन इफ देयर इज लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। यानी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए तब भी प्रोग्नोसिस बेटर बनाकर और पेशेंट को ट्रीट कर दिया जाता है, क्योंकि म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा तक ही ये अभी गया है, पूरा का पूरा लेयर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए कि जो जापानीज क्लासिफिकेशन है इट यूज टू क्लासीफाई अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर। इट कैन बी आइदर प्रोट्रूडिंग, सुपरफिशियल एंड एक्सकेवेटेड यानी डीप। यहाँ पे स्ट्रक्चर के जरिए समझिए, ये जो स्ट्रक्चर तरीके से प्रोट्रूडिंग वाला है, ये सुपरफिशियल वाला है, ये डीप वाला है। उसके बाद में अगर हम देखें तो एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर को बोरमैन क्लासिफिकेशन के द्वारा इसको समझा गया है। इसको एक तरीके से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप होते हैं इसके। आइए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अ ट्यूमर विच हैज़ इन्वॉल्व द मस्कुलरिस प्रोप्रिया
वहाँ पे क्या होता था, सब म्यूकोसा लेयर एक तरीके से इन्वॉल्व होता था। यहाँ पे मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक चला गया है। स्टमक वाल इज एन एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर एंड अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस डायग्नोस इन इंडिया। यानी इंडिया में जो डायग्नोस होता है किस स्टेज पे, मस्कुलरिस प्रोप्रिया ऑफ द स्टमक का वाल तक जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तब। इन मोस्ट ऑफ देम द लिम्फ नोड स्प्रेड हैज़ अकर्ड। लिम्फ नोड में भी चला जाता है, उसके जरिए बॉडी किसी और पार्ट में भी फैल जाता है। मेटास्टेटिस टू लीवर, कभी कभी लीवर में भी मेटास्टेटिस के जरिए पहुंच जाता है। पेरिटोनियम में पहुंच जाता है। एक तरीके से लेट स्टेज में, एक तरीके से इसका लेट स्टेज है और इसको मैनेजमेंट करना एक तरीके से डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इंडिया में अगर देखा जाए तो जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है उसका जो मोर्टिलिटी रेट है इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि लेट स्टेज में इसका डायग्नोसिस होता है। तो बोर्मिन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 वाला जो होता है पॉलीपॉइडल बोलते हैं इसको। ये ग्रोथ एक्सटेंडिंग आउटसाइड ल्यूमन ऑफ स्टमक, यानी ये यहाँ पे देखिए कि जो प्रोपॉइडियल जो तरीके से कैंसर है इसका जो ग्रोथ है आगे की तरफ जाता है और एक तरीके से स्टमक के ल्यूमन में एक झाँकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तरीके से कौन सा है, पॉलीपॉइडियल है। अल्सरेटिव सर्कमस्क्राइब्ड विथ इवर्टेड मार्जिन, अल्सरेटिव वाला ये है, ये देखिए ये अल्सरेटिव सर्कमस्क्राइब्ड विथ इवर्टेड मार्जिन, ये अल्सरेटिव सर्कमस्क्राइब्ड विथ इवर्टेड मार्जिन। उसके बाद में ये वाला आपका है ये वाला आपका है इनफिल्ट्रेटिव अल्सरेटिव और ये डिफ्यूज़ वाला है, डिफ्यूज़ इनफिल्ट्रेटिव टाइम। ये पूरा जो बॉडी का जो स्टमक का जो वाल है पूरे स्टमक के वाल में डिफ्यूज़ हो गया है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंसर है, उसकी बेस पे ही मैनेजमेंट होता है। अगर पॉलीपॉइडल कार्सिनोमा है तो उसको बेसिकली सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। अगर डिफ्यूज़ वाला है तो इसको डिफ़िकल्ट होता है निकालना, पूरे स्टमक के वाल को पूरे स्टमक को निकालना पड़ता है, गैस्ट्रेक्टोमी करनी पड़ती है। अगर सुपरफिशियल है तो उसको एक तरीके से सुपरफिशियली उसको निकाल दिया जाता है। डिपेंड करता है कि कितना इसका जो स्टमक का कैंसर है कितना पार्ट डैमेज हुआ है, उस बेस पे ये डिपेंड करता है। आसपास की कभी कभी लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, कभी कभी स्प्लीन में चला जाता है, कभी कभी पेनक्रियाज में चला जाता है। तो एट दैट टाइम डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट को ट्रीट करना। कभी कभी लीवर में या मेटास्टेटिस के जरिए यह मेटास्टेसाइज कर जाता है और कभी कभी ब्लड में चला जाता है, ब्लड के जरिए लीवर में, ब्रेन में, कहीं पे भी फैल जाता है, बोन में चला जाता है। तो एट दैट टाइम पेशेंट को एक तरीके से ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत में ही मेरा लेक्चर शुरुआत हुआ कि अर्ली अगर डायग्नोसिस कर लिया जाए तो पेशेंट को मैनेज करना एक तरीके से पेशेंट को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर लेट स्टेज में डायग्नोस किया जाए तो पेशेंट को मैनेज नहीं किया जा सकता। हमने अभी सीखा कि अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर को जापानीज़ क्लासिफिकेशन के द्वारा हम लोगों ने सीखा कि प्रोट्रूजिंग सुपरफिशियल एक्सिवेटेड या डीप कैंसर है ना। यहाँ पे जो जापानीज़ क्लासिफिकेशन है, अगर जापान में देखा जाए तो अर्ली जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है उसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर तक ही कैंसर का जो है तरीके से इन्वॉल्व होता है। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक चला जाता है, साथ ही साथ मेटास्टेसिस के जरिए लीवर या पेरिटोनियम में भी फैल जाता है। तो इसलिए लीवर या पेरिटोनियम में अगर फैल गया है या बॉडी के किसी और आर्गन में चला गया है तो एट दैट टाइम पेशेंट को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है एक डॉक्टर के लिए। इसलिए इसका अर्ली डायग्नोसिस करना, अगर अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में हम स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड यानी फैलता कैसे है, तो डायरेक्ट स्प्रेड यानी स्टमक का जो वाल है उसके जरिए पूरे स्टमक वाल में फैल जाए, या लिम्फ नोड के जरिए, यानी उसमें अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया तो उसके जरिए भी फैल सकता है। साथ ही साथ ब्लड के जरिए मेटास्टेसिस के जरिए ब्लड में पहुंचता है और ब्लड से बॉडी के कई पार्ट में पहुंच सकता है। इसलिए इसको एक तरीके से इस केस में पेशेंट को ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना पार्ट अफेक्टेड है, उसके बेस पे मैनेज किया जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल यानी पेशेंट में कौन सा सिम्टम आता है, कैसा सिम्टम आता है, क्योंकि कभी कभी ये जो पेशेंट में सिम्टम आता है साइलेंट होता है, लेटेंट होता है। महीना 2 महीना 6 महीना तो पेशेंट में कोई सिम्टम ही नहीं आता, और सिम्टम जब आता है तो वो बिल्कुल लेट स्टेज में चला जाता है। उस टाइम बिल्कुल लेट स्टेज में चला जाता है या मेटास्टेसिस के जरिए किसी और पार्ट को भी अफेक्ट कर देता है। तो एट दैट टाइम पेशेंट को डिफ़िकल्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना जल्दी आपको अगर कोई सिम्टम ऐसा आपको लगता है कहीं आपके पेट में पेन हो रहा,
ज़रूरी नहीं है कि हर पेन एक तरीके से अल्सर कैंसर वाला ही हो, ऐसा नहीं है। गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, या पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर की वजह से भी हो सकता है, या कोई रेनल स्टोन हो, सॉरी, अगर गॉलब्लैडर में कोई स्टोन हो उसकी वजह से भी पेन होता है। लेकिन पेशेंट को एज ए ट्रीट करना कि ऐसा नहीं कि कैंसर है, तो उसको डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है, भले ही पेशेंट को ऐसा ना हो कुछ। फॉर एग्जांपल, तो मैंने आपको बताया कि अर्ली डायग्नोसिस जो होता है वो करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है पेशेंट को बचाने के लिए, नहीं तो पेशेंट में ये लाइफ थ्रेटनिंग या पेशेंट को तरीके से जी। तो आइए इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज 5 टाइम मोर कॉमन इन मैन देन वोमेन, यानी एक तरीके से मेल में 5 गुना ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू वोमेन। ऑल दो फ्यू केसेज ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हैज बीन रिपोर्टेड एट 20 ईयर्स ऑफ एज ऑल्सो, 20 ईयर्स ऑफ एज पे भी रिपोर्ट किया गया है। बट द पीक एज ऑफ इंसिडेंस इज 50 ईयर्स, एल्डरली पीपल्स में ये ज़्यादा देखा गया है। उसके बाद में अगर हम इसके बात करें कि लेटेंट पीरियड ऑफ दिस स्टेज इज लॉन्ग एंड ऑफन द डिजीज इज डायग्नोसिस एट स्टेज 4 ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी पेशेंट हैव बीन प्लेस्ड इन 7 ग्रुप। आइए उसके बाद में इसके क्लिनिकल फीचर में साइलेंट या लेटेंट टाइप, द कैंसर ग्रो साइलेंटली विदाउट काजिंग एनी सिम्टम, यानी पेशेंट के अंदर तो कैंसर है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। दूसरा है डिस्पेप्टिक टाइप, यानी दिस इज मोस्ट कॉमन ग्रुप, इसमें पेशेंट का जो वेट लॉस होता है ना। डिस्पेप्सिया डिफिकल्टी, सॉरी, डिस्पेप्सिया मीन्स इंडाइजेशन प्रॉब्लम, पेशेंट को खाना खाते ही फीलिंग ऑफ फुलनेस होने लगता है, सटाइटी जल्दी फील होता है पेशेंट को, तो उसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। पेशेंट में स्टूल के रास्ते से ब्लड, यानी क्योंकि जब कैंसर होता है पेशेंट में, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक हम पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो ब्लड है एक तरीके से ब्लड फट जाती हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, जिसकी वजह से स्टूल के रास्ते से ब्लड आता है, खून की उल्टी होती है, हेमेटेमेसिस उसको बोला जाता है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन, कभी कभी क्या होता है कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ट्यूमर इसका साइज इतना बढ़ जाता है कि वो एक तरीके से रास्ते को नैरो कर देता है, या रास्ते को ही पूरा, खाने के नली के रास्ते को ही ब्लॉक कर देता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक लंप, यानी जब आप पाल्पेट करेंगे पेशेंट का एब्डामन या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में देखेंगे या एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखेंगे तो पेशेंट में लंप महसूस होगा, ठीक है। ये सारी के सारी चीज़ों को हम लोग इवाल्युएट करेंगे, साथ ही साथ मेटास्टैटिक मैनिफेस्टेशन भी देखेंगे कि पेशेंट में एसाइटिस वगैरह अगर है तो वो भी कहीं ना कहीं कैंसर का एक तरीके से इंडिकेटर है, अलार्मिंग पॉइंट है। तो ये जो पेशेंट में जो हेमेटमेसिस है, या फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिस्पेप्सिया, या पेशेंट में पेशेंट का दिन ब दिन वेट लॉस हो रहा है, या एपिगैस्ट्रिक लंप है, ये एक तरीके से अलार्मिंग पॉइंट है। पेशेंट कभी भी अगर डॉक्टर के पास आता है इस सारी हिस्ट्री को लेकर, तो डॉक्टर को बिल्कुल ऐसा समझना होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट में मेटाप्लेसिया डिस्प्लेसिया स्टेज से कैंसर का रूप धारण कर लिया हो, तो उस चीज़ को डॉक्टर को एक तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए, डायग्नोसिस बनानी चाहिए, और अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो पेशेंट को मैनेज करना एक तरीके से आसान हो जाएगा। अब चलते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले हम इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन होता है। तो स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे, पेशेंट का ऑकुलेट ब्लड इन स्टूल इन अबाउट 80 से 90% केस में देखा गया कि हिडन ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट में एनीमिया भी देखा गया है। साथ ही साथ अगर पेशेंट एनीमिक है तो वो भी है। स्टूल एग्जामिनेशन हम क्या कराएंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे पेशेंट में, एक स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे। साथ ही साथ कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन देखेंगे, अगर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक लेवल इज एलिवेटेड है ना, तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का कैंसर एडवांस स्टेज में हो। साथ ही साथ बेरियम मील एक्सरे भी हम लोग कराते हैं। एंडोस्कोपी के जरिए पेशेंट का पूरा जो स्टमक वाल है या पूरा इल्यूमन है एक तरीके से हम देखते हैं। एंडोस्कोपी मैक्स पॉसिबल विजुअलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा विदाउट मच डिफिकल्टी एंड विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ग्रोथ, यानी ग्रोथ कहाँ तक हुआ है। ऑल लीजन शुड बी एग्जामिन्ड बाय टेकिंग मल्टीपल बायोप्सी, और जो लीजन है उसमें से बायोप्सी भी जो पार्ट है उसको कट कर लिया जाता है, बायोप्सी के लिए भी भेज दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई भी किया जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, कितना किस स्टेज पे है। अगर इसका स्टेज बहुत ही अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो गया है तो पेशेंट में क्यूरेटिव डिसेक्शन किया जाता है।
क्यूरेटिव रिसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो अफेक्टेड पार्ट है, स्टमक का जो अफेक्टेड पार्ट है उसको पूर्ण रूप से निकाल दिया जाता है, साथ ही साथ कुछ हेल्दी पार्ट को भी कट कर दिया जाता है, तो उसको क्यूरेटिव रिसेक्शन बोलते हैं। पैलिएटिव सर्जरी मतलब क्या होता है कि पेशेंट इतना ज़्यादा सीवियर फॉर्म में चला जाता है उसका कैंसर कि पैलिएटिव सर्जरी करनी पड़ती है, यानी मोस्ट सीवियर फॉर्म को लेस्ट सीवियर फॉर्म बनाया जाता है। यानी पेशेंट को मतलब यह है कि क्योर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन है, मान लीजिए स्टमक में कहीं कैंसर हुआ हो, तो स्टमक के ऊपर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा हो, खाना नहीं खा पा रहा हो पेशेंट, तो उस केस में उसके ट्यूमर, उसके कैंसर को सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। बट ये क्यूरेटिव नहीं है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ये लिम्फ नोड इसका इन्वॉल्व हो जाता है इस स्टेज में, या मेटास्टेसिस के द्वारा लीवर में चला गया हो, किसी और बॉडी के किसी और पार्ट में चला गया हो, तो पूर्ण रूप से क्योर नहीं किया जा सकता है पैलिएटिव सर्जरी में। क्यूरेटिव रिसेक्शन जो है एक तरीके से पूर्ण रूप से क्योर किया जाता है। पेशेंट, जो डॉक्टर होता है वो एक्सपेक्ट यही करता है कि पेशेंट को हम पूर्ण रूप से क्योर कर देंगे इस डिजीज़ से, तो उसको क्यूरेटिव रिसेक्शन बोलते हैं। आइए हम बेसिकली अल्ट्रासाउंड में देखें, तो अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली जो स्टमक का वाल है आप देखिए बिल्कुल रेगुलर मैनर में आपको दिख रहा है, ये स्टमक का नॉर्मल लीमन है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये अलग पार्ट देखिए अल्ट्रासाउंड में, ये बेसिकली मास लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, यही मास एक तरीके से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है जो आपको अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में साफ साफ दिखेगा। साथ ही साथ एंडोस्कोपी में अगर देखें तो ये अल्सरेटिव कार्सिनोमा है, ये अल्सरेटिव कार्सिनोमा एंडोस्कोपी के जरिए देखा गया है। साथ ही साथ ये एंडोस्कोपी करते समय बायोप्सी भी की जाती है, ताकि जो सस्पेक्टेड लीजन है उसको कंफर्म किया जाए, इसलिए बायोप्सी के लिए भी भेज दिया जाता है। हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो क्यूरेटिव रिसेक्शन में क्या होता है? क्यूरेटिव रिसेक्शन में क्या होता है कि कार्सिनोमा सिचुएटेड एट पाइलोरी एंट्रम, अगर स्टमक का जो पाइलोरी वाला पार्ट है या एंट्रम वाला पार्ट है या बॉडी ऑफ स्टमक इन्वॉल्व है, तो बेसिकली जितना पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको कट कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो अफेक्टेड पार्ट है इसको कट कर दिया गया है, और इस अफेक्टेड पार्ट को कट करके और जो हेल्दी पार्ट है उसको जोड़ दिया जाता है। उस हेल्दी पार्ट को हेल्दी पार्ट से जोड़ने के बाद में ये एनास्टोमोसिस के जरिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंड टू साइड एनास्टोमोसिस हुआ है, एंड टू साइड एनास्टोमोसिस। यहाँ पे आप देखिए साइड टू साइड एनास्टोमोसिस हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये साइड टू साइड एनास्टोमोसिस, यानी पार्शियल पार्ट ऑफ स्टमक को कट करके निकाल दिया गया है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम वाला पार्ट है उसको इससे सील कर एक तरीके से सूचर के जरिए एक तरीके से सूचरिंग की गई है। ये एक तरीके से साइड टू साइड एनास्टोमोसिस है। यहाँ पे देखिए आप पूरा का पूरा स्टमक निकाल दिया गया है, पूरा का पूरा स्टमक, इसको गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। अगर स्टमक का पूरा पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो उस केस में स्टमक के पूरे पार्ट को निकालना पड़ता है, तो उसको गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये एंड है, ये ईसोफेगस का एंड है, ये साइड वाला पार्ट है, तो ये साइड एंड यानी एंड टू साइड एनास्टोमोसिस हुआ है। जब एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होता है उसको एंड बोलते हैं। यानी बेसिकली आप ऐसे समझिए कि एनास्टोमोसिस जो होता है एक तरीके से जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, जो अफेक्टेड पार्ट उसको कट करके निकाल दिया जाता है, हेल्दी पार्ट को जोड़ा जाता है। अगर एंड टू एंड यानी ऐसा जोड़ा गया तो ये एंड टू एंड है। अगर मान लीजिए ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्या कहते हैं इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट ऐसे जोड़ा गया है, तो ये एंड टू साइड एनास्टोमोसिस है। तो यहाँ पे यही दिखाया दे रहा है। तो ये क्यूरेटिव रिसेक्शन में यही किया जाता है कि जो पार्ट अफेक्टेड उसको बेसिकली निकाला जाता है, साथ ही साथ कीमोथेरेपी भी दी जाती है पेशेंट को, है ना। तो ये हम लोगों ने सीखा साथ ही साथ आप ये देखिए कि यहाँ पे देखिए कि पैलिएटिव सर्जरी में क्या होता है कि पैलिएटिव मीन्स हमने अभी बताया आपको कि पैलिएटिव सर्जरी में पेशेंट को पूर्ण रूप से क्योर नहीं किया जा सकता है, उसमें जो लेस्ट मोर सीवियर फॉर्म है उसको लेस्ट सीवियर फॉर्म बनाया जाता है। पैलिएटिव मीन्स रिलीविंग या मेकिंग डिजीज लेस सीवियर विदाउट क्यूरिंग द डिजीज। द एम ऑफ पैलिएटिव सर्जरी इज रिलीविंग या एलिवेशन द सिम्टम ऑफ पेशेंट सो दैट कैन लाइव कंफर्टेबली टिल ही इज़ अलाइव। जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक कम से कम वो पेशेंट को कोई का ज़िंदा रहे, खाए पिए, क्योंकि पूर्ण रूप से इसको क्योर नहीं किया जा सकता, तो इसमें पैलिएटिव सर्जरी की जाती है। पैलिएटिव सर्जरी का नाम इसलिए यही पड़ा है कि पेशेंट को कुछ सालों के लिए रिलीफ दिया जा सकता है इस सर्जरी के द्वारा, पूर्ण रूप से क्योर नहीं किया जा सकता, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ जो अफेक्टेड पार्ट है उसको कीमोथेरेपी के द्वारा भी जो है एक तरीके से जो डैमेज पार्ट है उसको एक तरीके से मारा जाता है। जो कैंसर वाला टिश्यू उसको कीमोथेरेपी के द्वारा भी मारा जाता है। इस सारी के सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक था हमारा स्टमक था। स्टमक कैंसर के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा चीज़ देखा। इसकी एटोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देखा। इसका मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट के बारे में देखा कि किस तरह से मैनेज किया जाता है पेशेंट में, है ना, किस तरह मैनेज किया जाता है। क्यूरेटिव रिसेक्शंस में क्या होता है, यानी क्यूरेटिव रिसेक्शंस में क्या होता है, पैलिएटिव सर्जरी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझा। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।